नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बीपीएससी आंदोलन पर पटना के बाद दिल्ली में भी उबाल। जेएनयू छात्रों ने नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा डल्लेवाल के सेहत की समीक्षा। किसान नेता का अनशन 35 दिन से जारी। किसानों ने भरी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में करेंगे बैठक। विक्रमोत्सव की नई ऊंचाई पर होगा मंथन। 26 जनवरी से 5 जून 2025 तक आयोजित होगा विक्रमोत्सव। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह आज होंगे सेवानिवृत्त। आईपीएस वितुल कुमार होंगे नए डीजी। कुंभ की तैयारियों का आज जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। यूपी के मुरादाबाद में मिला 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर। गर्भगृह की खुदाई में निकला शिवलिंग। इसरो ने एक बार फिर रच दिया इतिहास। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-60 रॉकेट से लॉन्च किए 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट। दिल्ली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नए साल के जश्न के समापन तक कनॉट प्लेस में लगाए गए प्रतिबंध। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। शिमला से भी ठंडा रहा नोएडा। अफगानिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकी पर टीटीपी के कब्जे का वीडियो वायरल। पाक आर्मी ने दी सफाई। बाज आ जाओ नहीं तो हमास वाला हाल कर दूंगा। इजरायल ने यमन के हूती आतंकवादियों को दे दी खुली चुनौती। इथोपिया में मातम में बदल गई शादी की खुशी। नदी में जा गिरा बेकाबू ट्रक। 71 लोगों ने गंवाई जान। यूएई में हवाई सैर के दौरान क्रैश हुआ विमान। भारतीय डॉक्टर और पाकिस्तानी महिला पायलट की गई जान। पाकिस्तान में भीषण हादसा। बस पलटने से 11 की गई जान, 22 लोग घायल। स्मार्ट सिटीज के सामने वित्तीय संकट का खतरा। मेंटेनेंस के लिए नहीं मिल रहा फंड। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का 11% सोना। इतना कई देशों का गोल्ड रिजर्व भी नहीं। शेयर मार्केट में सोनोरिस फार्मास्यूटिकल्स की धमाकेदार लिस्टिंग। कैरारो इंडिया ने किया निराश। 35 साल पुराने ड्रग तस्करी मामले में फैसला। मुंबई की विशेष अदालत ने 65 साल के शख्स को सुनाई 20 साल की सजा। 31 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे टैक्स से जुड़ा जरूरी काम। सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन। एक बार फिर बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है और राहुल प्रियंका मुस्लिमों की वजह से वहां चुनाव जीतते हैं। दरअसल नितेश राणे पुणे जिले के पुरंदर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसीलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोट देते हैं। ये सच है, आप पूछ सकते हैं। वे आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। यानी बीजेपी विधायक ने पूरे राज्य के लोगों को ही एक तरह से देश विरोधी बता दिया है। केरल के लोगों को आतंकवादियों से जोड़ दिया है। कांग्रेस सांसदों पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से नितेश को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राणे से और क्या उम्मीद की जा सकती है, उन्हें यही करने के लिए चुना गया है। अतुल ने कहा कि मैं पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं कि राणे मंत्री है। उन्होंने देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ ली है। अब वो देश के एक राज्य को पाकिस्तान बता रहे हैं, वहां के मतदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है? सुबह से शाम तक नितेश सिर्फ नफरत भरे बयान देते हैं। अगर मोदी और फडणवीस देशभक्त है तो नितेश अभी भी कैबिनेट में कैसे है? आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नितेश राणे का ऐसा कोई बयान सामने आया हो। इससे पहले भी उनके भाषण को भड़काऊ बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग उठ चुकी है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है।
ऐसे में पीएम मोदी, फडणवीस इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के विवादित बयान और फिर बिहार के सीएम पद को लेकर दिए गए उनके बयानों ने बिहार की सियासत में हंगामा मचा रखा है। शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। वो दिल्ली पहुंचे थे तो बीजेपी की तरफ से खबरें आ रही थीं कि नीतीश दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उनकी बात होगी और जो भी मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश पाला बदलने वाले हैं, उन सभी चर्चाओं पर लगाम लग जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार पीएम मोदी, नड्डा और शाह से बिना मिले ही पटना वापस लौट गए हैं। इसके बाद अब उन दावों पर मुहर लगती दिखाई दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि दिल्ली दौरे पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए। इसके बाद उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से मिले बिना वो पटना लौट गए हैं। इसके बाद बिहार एनडीए में बेचैनी दिखाई देने लगी है। खास तौर पर बीजेपी को अपने हाथ से बिहार की सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। पहले ही बिहार में एनडीए सरकार छात्रों के आंदोलन से दबाव में है और अब नीतीश के पलटी मारने की खबरों ने बिहार की सियासत में उफान ला दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा था और अब एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक उत्तम जानकर ने इन नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तम जानकर ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। उनका दावा है कि अजित पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने आगे कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें समझ आया कि बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी। अजित दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी 1,40,000 वोट है। अजित दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी अजित पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने दावा किया कि मेरे विश्लेषण के बाद ये तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें बीजेपी के 77, शिंदे गुट की शिवसेना के 18 और अजित पवार की एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से हकीकत में चुनाव में महायुति को बहुमत मिला ही नहीं। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि अगर वो मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार हो तो वह अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी है। बता दें कि उत्तम जानकर सोलापुर जिले की मालाशिरस सीट से विधायक है। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और इसी गांव से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। दरअसल केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट समिति के आकलन के आधार पर भूस्खलन के वर्गीकरण की पुष्टि करते हुए राज्य को पत्र भेजा। इसके बाद प्रियंका गांधी उनके इस फैसले से बेहद खुश हुई और ट्वीट करते हुए उन्होंने अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने गृह मंत्री को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इससे पुनर्वास की आवश्यकता वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और ये निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। यदि इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी सरकार जल्द से जल्द आवंटित कर दे तो हम आभारी रहेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ 25 दिन में वादा पूरा करने पर प्रियंका गांधी ने खुशी भी जताई। बता दें कि गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब आपदा को लेकर वित्तीय सहायता का रास्ता खुल गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने 30 दिसंबर को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव टिंकू बिस्वाल को पत्र लिखकर इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा बताया है। याद दिला दें कि प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शाह से मिली थी और वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की थी। प्रियंका गांधी जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात कर पीड़ितों का दर्द बयां किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सरकार ने लैंडस्लाइड की तीव्रता और असर को देखते हुए इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस बारे में केरल सरकार को एक पत्र भी भेजा गया। ऐसी आपदाओं में शुरू में राज्य सरकार लोगों की मदद करती है और बाद में मंत्रियों की एक टीम इसका अध्ययन करती है और राज्य सरकार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से पैसा लौटा दिया जाता है।
30 दिसंबर के पत्र में ये भी कहा गया कि गंभीर आपदा की स्थिति में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके पास पहले से ही उपलब्ध है। इसे स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF से आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। हालांकि बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में केरल की प्राथमिक मांग को संबोधित किया है, लेकिन अभी भी राज्य के ऋण माफी या राहत कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। साथ ही पुनर्निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा मांगे गए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को मूसलाधार बारिश की वजह से चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग काफी घायल हो गए थे। हजारों लोगों के घर उजड़ गए थे, खेत खलिहान बह गए थे। इसे केरल के इतिहास में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना गया है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। ममता के पास महज 15 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट की माने तो नायडू के पास 931 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के किस मुख्यमंत्री के पास कितनी की संपत्ति है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास कुल 931 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उनके पास 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास 51 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के पास 46 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी के पास 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास 30 करोड़ की संपत्ति है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के पास 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास 1 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के पास भी 1 करोड़ 97 लाख रुपए की संपत्ति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के पास 1 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास 1 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पास 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास 55 लाख रुपए की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम 15 लाख रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिनके पास 5 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 4 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास 7 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के पास 8 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास 13 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास 80 लाख 81 हजार रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से जारी रिपोर्ट की अगर माने तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52 करोड़ 59 लाख रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपए रही, तो एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपए रही। यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है। कई मुख्यमंत्रियों पर कर्ज भी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू नंबर 1 पर हैं। पेमा खांडू पर 180 करोड़ का कर्ज है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 23 करोड़ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 10 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। देश के अलग अलग राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इसमें हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वत लेना और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 89 केस तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज है। इनमें से 72 गंभीर आपराधिक मामले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ 47 मामले दर्ज हैं।
इनमें 11 गंभीर हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुल 19 केस दर्ज हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।